नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है GVR इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम आज फिर से उपस्थित हो चुके हैं एक शानदार क्लास के साथ। और आपको पता है कि अभी हम लोग कर रहे हैं 500 कॉन्सेप्ट, है ना, जिसमें हम लोगों का मकसद है कि 500 प्रश्नों को करना है। साथ ही साथ उसके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, मतलब उससे उस प्रश्न से रिलेटेड जितने भी उसके तथ्य हैं, जितने भी फैक्ट्स हैं, या फिर उससे जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारे हम लोग एक जगह पे देखते हैं। जिससे क्या होता है कि वो जो टॉपिक है वो पूरा क्लियर हो जाता है। तो ऐसे ऐसे हम लोगों ने करीब 7 वीडियो हम दे चुके हैं, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप चाहें तो वहां से आप पूरी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, आप उसका आप नोट्स भी बना सकते हो। ठीक है, किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से ये काफी महत्वपूर्ण है। तो हम लोगों ने 115 प्रश्न हम लोगों ने कर रखा है, और आज हम लोग 116वां प्रश्न से हम लोग आज शुरू करने वाले हैं। तो 116वां प्रश्न हम देखते हैं क्या है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 जब तक मैं आई बाहर के लिए किसे दिया गया? हु वॉज गिवन द साहित्य अकादमी अवार्ड 2025 फॉर जब तक मैं आई बाहर? सूर्यबाला को, प्रभा वर्मन को, गगन गिल को, या फिर माधव गाडगिल को? दोस्तों, आपको पता होगा कि जो अवार्ड हैं, जो पुरस्कार हैं, उससे हर एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। चाहे वो आपके रेलवे का एग्जाम हो कोई, या फिर कोई एसएससी का एग्जाम हो, या फिर कोई भी एग्जाम हो, डिफेंस का एग्जाम हो, हर एग्जाम में पुरस्कार से बनते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और सिर्फ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके जो डिस्क्रिप्शन है वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पूरा वीडियो आप जरूर देखें और एक अच्छा सा नोट्स बनाएं। ये नहीं कि बस ऐसे बढ़ा बढ़ा के देख लिया, वैसे कुछ नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, देखिए तो क्या हुआ, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गगन गिल। क्या होगा दोस्तों? गगन गिल। ये जो 2025 वाला साहित्य अकादमी पुरस्कार है, ये बुक भी याद रखेंगे कि बुक का नाम क्या था, जब तक मैं आई बाहर। बुक ने जो भी इनका जो साहित्य है उसके लिए मिला है। ठीक है, आगे चलते हैं मित्रों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, अगला क्वेश्चन है, इसके डिस्क्रिप्शन पहले अभी देखेंगे। जैसे कि विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार किसे दिया गया? तो चंद्रयान 3 मिशन को दिया गया, जो कि हमने 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचाने का काम किया। और इसलिए हम 23 अगस्त को क्या मनाते हैं? 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाते हैं। जहां पे हमने लैंड करवाया उसको शिव शक्ति पॉइंट बोले। हालांकि हम इसको भी आगे कवर करने वाले हैं आज ही के वीडियो में, तो आप लास्ट तक बने रहिए। मिस यूनिवर्स 2024 जो है वो केजर थेल्विक बनी, कहाँ की? तो डेनमार्क की। और मिस यूनिवर्स जो इंडिया है वो रिया सिन्हा बनी है, ये भी ध्यान रखेंगे। मिस वर्ल्ड 2024 क्रिस्टीना प्लिस्कोवा बनी। और जीडी बिरला अवार्ड 2024 जो है वो नीलेश बी मेहता को दिया गया है। ज्ञानपीठ पुरस्कार 58वां जो है वो किसको मिला? जगत गुरु राम भद्राचार्य और गुलजार को संयुक्त रूप से दिया गया है। एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार ध्यान देखेंगे यहाँ पे, ये वाला और ये वाला एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार है ये। और एम.एस. स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है ये। ठीक है, तो ये जो एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार है बी.आर. कंबोज को दिया गया, और पर्यावरण संरक्षण अवार्ड वाला दिया गया अनंत दर्शन शंकर को। ठीक है, ध्यान से रखेंगे। उसी तरह से एक रामानुजन पुरस्कार है जो कि गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, एलेक्जेंडर डन को दिया गया, और ये एक अमेरिका के व्यक्ति हैं। 34वां व्यास सम्मान सूर्यबाला को दिया गया है। और कौन देश को वासी वेणु की डायरी, इनकी जो साहित्य है उसके लिए इनको मिला। 33वां सरस्वती सम्मान प्रभा वर्मन को मिला था, रुद्र सात्विकम के लिए। साहित्य अकादमी पुरस्कार जो कि हिंदी वाला है वो मिला है गगन गिल को, जब तक मैं आई बाहर के लिए। उसी तरह से साहित्य अकादमी पुरस्कार जो अंग्रेजी वाला है, इंग्लिश वाला, ये मिला है स्टरीन कीरे को। किसके लिए? तो स्पिरिट नाइट्स के लिए। ये देखिए पृथ्वी चैंपियन पुरस्कार है ना, चैंपियन ऑफ द अर्थ, ये जो है माधव गाडगिल को दिया गया। तो इतने पुरस्कार आप जरूर नोट्स कर लेंगे। और ये जो ये वाला है आप कलम से लिखिए, और जो नाम है वो आप पेंसिल से लिखिए, ताकि अगर किसी को अपडेट हो तो वहां पे आप उसको इरेज करके और उसके बाद वो पेंसिल से आप अपडेट कर पाए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, बहुत ज्यादा हो गया चर्चा। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? कौन? देखिए 2024 में क्या हुआ ना कि बहुत सारे मुख्यमंत्री जो हैं वो चेंज हुए थे। जो भी चेंज हुए हैं हम लोग वहां पे यहाँ पे अभी देखने वाले हैं। हु हैज रिसेंटली बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ उड़ीसा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है मोहन चरण मांझी। और देख लेते हैं कि 2024 में कौन कौन ऐसे चीफ मिनिस्टर हैं जो कि बदले गए। तो देखिए यहाँ पे आंध्र प्रदेश में के मुख्यमंत्री बने कौन? चंद्रबाबू नायडू। और उड़ीसा के मुख्यमंत्री बने मोहन चरण मांझी। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू बने। मध्य प्रदेश के मोहन यादव जी बने। राजस्थान के कौन बने? तो भजनलाल शर्मा। ठीक है, सिक्किम के प्रेम सिंह तमांग। झारखंड के हेमंत
हेमंत सोरेन, सॉरी हेमंत बिस्वा शर्मा हमको याद आ रहा था, वो नहीं, ठीक है, हेमंत सोरेन। हरियाणा का कौन बने, नायब सैनी। और छत्तीसगढ़ का विष्णुदेव साई, याद रखेंगे। मिजोरम का लालदुमुहा और तेलंगाना का रेवंत रेड्डी। महाराष्ट्र का देवेंद्र फडणवीस बने हैं। और अभी आपने देखा कि रेखा गुप्ता जो है वो दिल्ली के सीएम बनी है, ठीक है, वो भी आप याद रख सकते हैं। आगे चलते हैं, ये बनाएंगे। साक्षर भारत मिशन कब चलाया गया, व्हेन वाज लिटरेट इंडिया मिशन स्टार्टेड, 2001, 2004, 2009 या फिर 1995। दोस्तों आज सारे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप पूरा जरूर देखना। मैं यहाँ से बता रहा हूँ कि ये वीडियो इतना इंपॉर्टेंट है कि एक न एक प्रश्न आपको यहाँ से मिल ही जाएगा, चाहे कोई भी एग्जाम हो, ठीक है। और आज हम लोग पूरे 20 सवालों को देखेंगे। तो ये जो है ये 2009 में इसकी शुरुआत की गई थी और साक्षर भारत मिशन की शुरुआत हुई थी ताकि क्या हो कि जो बच्चे हैं, महिलाएं हैं, उनको क्या किया जाए, साक्षर किया जाए। अब देखिए शिक्षा से संबंधित जो योजना है और उसकी शुरुआत कब हुई है वो हम लोग देखेंगे। जैसे कि अनौपचारिक शिक्षा योजना 1975 में शुरू हुआ था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड ये 1987 में शुरू किया गया। संपूर्ण साक्षरता अभियान 1991 में शुरू हुआ। मिड डे मील योजना ये पूछ लिया जाता है, ठीक है, 1995 में शुरू हुआ। कल्प शिक्षा योजना 1998 में। शिक्षा मित्र योजना 2001 से 2001 के बीच में शुरू हुआ था। सर्व शिक्षा अभियान जो है ये भी पूछा जाता है, 2001 में इसकी शुरुआत हुई थी। विद्या वाहिनी प्रोजेक्ट इसको 2003 में शुरू किया गया। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना इसको 2004 में शुरू किया गया। और देखिए साक्षर भारत मिशन कब शुरू किया गया, 2009 में। दोस्तों भारत का जो आगामी जो लक्ष्य है वो क्या है, तो आप ये भी ध्यान में रखना कि 2030 तक, कब तक, 2030 तक जो है 15 वर्ष से जो ऊपर आयु के वर्ग के लोग हैं, 15 वर्ष से ऊपर आयु वाले वर्ग के जो लोग हैं उनको पूरी तरह से क्या बनाना है, साक्षर बनाना है। कब तक, तो 2030 तक, ये भी आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं मित्रों, अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये देखिए परावैंगिक किरण की खोज किसने की थी, हु डिस्कवर्ड अल्ट्रा वायलेट रेज, न्यूटन, बैकुरल, रोएंटन या फिर रिटर। इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, तो अल्ट्रा वायलेट जो किरणें हैं उसकी खोज 1801 ईस्वी में रिटर के द्वारा किया गया था। अल्ट्रा वायलेट जिसको हम परावैंगिक किरण बोलते हैं, तो इसका राइट आंसर कौन होगा, 4, कब, 1801 में। आगे चलते हैं और इसका हम डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। जैसे कि बहुत सारे विद्युत चुंबकीय तरंगे होते हैं तो उनके बारे में देखेंगे और उनके खोजकर्ता कौन है वो भी हमें देखना है। गामा किरण की खोज बैकुरल ने किया, एक्स किरण रोएंटन, परावैंगिक किरण रिटर और दृश्य विकिरण की खोज किए थे न्यूटन, ठीक है। अवरक्त विकिरण हर्शेल ने किया था। लघु रेडियो तरंग और दीर्घ रेडियो तरंग, लघु रेडियो तरंग कौन, तो हेनरिक हर्ट्ज और दीर्घ रेडियो तरंग मार्कोनी, ठीक है जी। तो इतना आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 120वां, पल्लव वंश का संस्थापक कौन था, हु वाज द फाउंडर ऑफ पल्लवा डायनेस्टी। पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे, तो पल्लव वंश के संस्थापक थे सिंह विष्णु और इसकी राजधानी कहां थी, तो कांचीपुरम। कहां थी, कांचीपुरम, है ना। आपने रथ मंदिर का तो नाम सुना ही है ना, ठीक है, जो कि मल्लापुरम। चलिए कोई बात नहीं, उसके बारे में हम लोग कभी और विस्तार से बात करेंगे। नागभट्ट प्रथम जो है वो गुर्जर प्रतिहार, किसके, गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक हुए, गुर्जर प्रतिहार। बात करें दंतेदुर्ग तो ये राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक हुए, किनके, राष्ट्रकूट वंश के। उसी तरह से पुष्य में शुंग जो है वो शुंग वंश के संस्थापक हुए। दोस्तों आपसे राजधानी भी पूछ ली जाती है, तो मैं आपको बताऊं कि गुर्जर प्रतिहार वंश जो है उसकी राजधानी कहाँ थी, तो इसकी राजधानी थी कन्नौज। कहाँ थी, कन्नौज। जयचंद का तो नाम सुना है ना आपने, वही, ठीक है। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ थी, तो आप बोलेंगे मान्य खेत। कहाँ, मान्य खेत। उसी तरह से सिंह विष्णु, मैंने बता दिया कि पल्लव वंश के कौन थे संस्थापक, सिंह विष्णु और इसकी राजधानी थी कांचीपुरम। शुंग वंश के संस्थापक कौन थे, तो पुष्य में शुंग और इनकी राजधानी कहाँ थी, तो पाटलिपुत्रा। कहाँ थी, पाटलिपुत्र, ठीक है। तो ये 4 संस्थापक हम लोगों ने देखे और भी जब आगे आएगा तो हम बहुत सारे संस्थापक देखेंगे, जैसे कि हर्यक वंश हो गया, मौर्य वंश के संस्थापक, गुप्त वंश के संस्थापक। वैसे भी एक एक मैं करते जा रहा हूं तो वहां पे आपका ये सारी चीजें क्लियर होते जा रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं, ये बताइए हाल ही में बीसीसीआई का नया सेक्रेटरी किसे बनाया गया है, हु हैज रिसेंटली बीन मेड द न्यू सेक्रेटरी ऑफ बीसीसीआई, रोजर बिन्नी, जयशाम, देवजीत चौकिया, वी नारायणन। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बीसीसीआई का जो फुल फॉर्म होता है वो था बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। चलिए लिख देते हैं इसको, है ना,
बोर्ड, ये पूछ लिया जाता है, ठीक है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड क्या होता है, बोर्ड BCCI, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, हाँ बोर्ड ऑफ कंट्रोल ही होगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ये होता है इसका फुल फॉर्म। इसकी स्थापना कब होती है, तो आप बोलेंगे 1928 में इसकी स्थापना होती है। कब, 1928 में। इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, तो आप बोलेंगे इसकी मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में, ठीक है। इसका जो मुख्यालय है वो है मुंबई। दोस्तों इसके जो सेक्रेटरी पूछा है ना, हाँ तो सेक्रेटरी है देवजीत सौकिया। कौन, देवजीत सौकिया। लेकिन अगर अध्यक्ष पूछा जाता, अगर आपसे प्रेसिडेंट पूछा जाता, क्या पूछा जाता, प्रेसिडेंट, तो होते रोजर बिन्नी, ठीक है जी। अगर जय शाह की बात करें तो ये ICC यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसकी स्थापना 1909 में होती है, इसके ये क्या हैं, तो इसके ये प्रेसिडेंट है, ठीक है जी, प्रेसिडेंट है। आगे चलते हैं, और ये देखिए वी नारायणन की भी बात कर लेते हैं। तो ये तो मैंने बहुत बार आपको बताया रखा है, ये इसरो के जो है वो नए चीफ बने हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये बताएंगे। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, व्हेन वाज द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश्ड, 1498, 1600, 1616 या फिर 1664, क्या होगा इसका राइट आंसर, तो आप बोलेंगे कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो 1664 में आई थी भारत। हम एक एक करके देख लेते हैं कौन कौन सी कंपनियां भारत में आई थी और कब आई थी। ये देखिए, सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं और सबसे बाद में ये जाते भी हैं, ठीक है। आपको पता होगा गोवा वाला कहानी। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो 1498 में आती है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो पूरे 1600 में आती है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो 1602 में आती है। अब देखिए क्रॉनिकल में मैंने यहाँ पे लिख दिया है ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में आती है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 1664 में आती है, यही तो मेरा क्वेश्चन था। और उसके बाद आती है स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1731 में, ठीक है। तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। आगे चलते हैं मित्रों, ये बताइए, भारत ने चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतारा और ऐसा करने वाला पहला देश बन गया। इसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थे। इंडिया सक्सेसफुली लॉन्च चंद्रयान 3 ऑन द साउथ पोल ऑफ द मून एंड बिकम द फर्स्ट कंट्री टू डू सो। हु वाज इट्स प्रोजेक्ट डायरेक्टर। प्रोजेक्ट डायरेक्टर पूछा है, जो कि मैंने बहुत बार आपको बता रखा है। तो सबसे पहले तो मैं बताऊं कि इसके जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे वो थे वीर मुथुवेल, ठीक है। कौन थे, वीर मुथुवेल। तो इसके बारे में भी हम आपसे पूरा बात कर लेते हैं। और विक्रम साराभाई जो है वो इसरो के संस्थापक सदस्यों में से एक थे, और इसरो के पहले जो अध्यक्ष हुए वो विक्रम साराभाई ही थे। वी नारायणन जो है वो अभी मैंने बताया कि इसरो के वर्तमान अध्यक्ष हैं। और एस सोमनाथ जो है वो कौन थे, तो जब चंद्रयान 3 जो लॉन्च हुआ था उस समय इसरो के अध्यक्ष थे एस सोमनाथ, ठीक है। और प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थे, तो वीर मुथुवेल इसका राइट आंसर है। देखिए हम इसके बारे में डिटेल से भी बात कर लेते हैं। देखेंगे, चंद्रयान 3 जो है 14 जुलाई को लॉन्च हुआ, 23 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंड कर गया, और इसीलिए हमने इसको राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित कर दिया। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है, तो आप बोलेंगे 23 अगस्त को। 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 लैंड कर गया था सफलतापूर्वक, और ऐसा करने वाले हम पहले देश बन गए, क्योंकि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर हम लोग पहली बार गए थे। वैसे तो हम चौथे देश थे चंद्रमा पे जाने वाले, लेकिन दक्षिणी ध्रुव पर अभी तक कोई नहीं गया था, और हम सबसे पहले देश बने जो कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर गए। कहां से लॉन्च हुआ, तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च हुआ। किस रॉकेट से लॉन्च किया गया, तो LMV 3M4, और इसको बाहुबली या फिर फैट बॉय भी कहा जाता है, इसको ध्यान में रखेंगे। इसका लैंडर का नाम था विक्रम और रोवर का नाम था प्रज्ञान, ठीक है जी। ये देखिए इसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थे, तो पी वीर मुथुवेल। ये भी यही तो था मेरा क्वेश्चन, तो ये इंपॉर्टेंट है। चंद्रमा पर जिस स्थान पर उतरा उसे क्या नाम दिया गया, उसे नाम दिया गया था शिव शक्ति पॉइंट। क्या नाम दिया गया था, शिव शक्ति पॉइंट, ठीक है जी। नरेंद्र मोदी ने ये नाम रखा। चंद्रयान 3 को बहुत सारे अवार्ड मिले, जिसमें है जॉन एल जैक स्वीगट जूनियर अवार्ड, ठीक है। और लीफ इरिक्सन जूनियर प्राइज जो है वो भी इसको मिला। एविएशन वीक लिटरेट अवार्ड इसको मिला। उसी तरह से विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार भी किसको मिला, चंद्रयान 3 को, जैसा कि हमने पहले भी देखा, पहला वाला स्लाइड में देखा था ना। चंद्रयान 1 को कब लॉन्च किया गया था, तो 22 अक्टूबर 2008 को, और किस रॉकेट से, तो PSLV C11 के द्वारा।
चंद्रयान सेकंड को कब लॉन्च किया गया? तो 22 जुलाई 2019 को। किस रॉकेट से? तो GSLV Mk3MI, ठीक है। चंद्रयान 4 को कब लॉन्च किया जाएगा? तो 2028 कर लीजिए इसको, ठीक है, 2028 में, ऐसा संभावित है अभी, ठीक है। तो ये लॉन्च होगा और इसमें 5 मॉड्यूल्स होंगे, ठीक है जी। चलिए आगे चलें, आगे चलते हैं। ये बताइए, भारतीय संविधान का कौन सा उपबंध न्यायपालिका की स्वतंत्रता की गारंटी देता है? विच प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द इंडिपेंडेंस ऑफ द ज्यूडिशियरी, ठीक है। क्या होगा? मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, न्यायिक पुनरावलोकन या फिर उद्देशिका। क्या इसका राइट आंसर होना चाहिए? तो न्यायिक पुनरावलोकन, ये इसका राइट आंसर है। आपने देखा होगा कि 137 में इसका वर्णन भी है, ठीक है, ये अनुच्छेद 137। दरअसल कहने का बात यह है कि मान के चलो कि आज सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी आज फैसला सुनाया, क्या हुआ कि परिस्थितियां तो बदलती हैं ना। आज हमारी जरूरतें कुछ और हैं और 5 साल के बाद हो सकता है हमारी जरूरतें थोड़ी सी बदल जाएंगी, ठीक है। तो जरूरतों के हिसाब से बहुत सारी चीजें चेंज होती रहती हैं। तो जिस समय सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई फैसला सुना दिया है, हो सकता है कि आगे चल के वो फैसला गलत सिद्ध हो रहा हो, तो वहां पे वो क्या करेगा, अपने दिए गए फैसलों को फिर से वो विचार कर सकता है और उसमें फिर से वो फैसला दोबारा सुना सकता है, ठीक है। तो ये जो है, ये इसकी क्या है, इसकी स्वतंत्रता है और स्वतंत्रता की गारंटी ये दे रहा है, ठीक है। वो स्वतंत्र है ऐसा करने के लिए। बात करें अगर सुप्रीम कोर्ट की, किसकी हम बात करेंगे? सुप्रीम कोर्ट यानी कि SC। इसका गठन का जो प्रावधान है 124 अनुच्छेद, कौन सा? 124 क्या बोलता है कि सुप्रीम, भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगी जो कि क्या होगी, सबसे बड़ी होगी, इससे बड़ा कोई भी न्यायालय नहीं होगा। उसके बाद हम बात करें तो आर्टिकल जो है, आर्टिकल 133, ये क्या है भाई? तो आर्टिकल 133 जो है सुप्रीम कोर्ट को अपीलीय जो क्षेत्राधिकार है वो प्रदान करता है, अपीलीय न्यायालय, ठीक है। और उसके बाद हम बात करेंगे आर्टिकल 143। 143 क्या है? तो ये परामर्श ले सकता है ना, परामर्श, ठीक है। सलाहकार जो न्यायालय है, आप ऐसा बोल सकते हैं, सलाहकार जो शक्ति है, सलाहकारी है, वो क्या है? तो 143 में है 143। उसी तरह से एक और आप अनुच्छेद याद कर लीजिए, अनुच्छेद 32। कौन सा? अनुच्छेद 32। इसके द्वारा जो है सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रीट जारी कर सकती है, ठीक है। तो ये आपको अनुच्छेद याद रखना चाहिए क्योंकि यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। एक अनुच्छेद आप और याद रखना, आर्टिकल 129। आर्टिकल 129 ये जो है क्या बात करता है? तो सुप्रीम कोर्ट एक क्या है? अभिलेख न्यायालय है। कौन सा न्यायालय है? अभिलेख न्यायालय है, ठीक है, ये याद रखिएगा। बस सुप्रीम कोर्ट से इतना ही आर्टिकल से प्रश्न पूछा जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों, क्या होगा? तो देखिए, हम 125 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, मतलब कि 10 क्वेश्चन हम लोग अभी तक कर चुके। जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम नगरीकृत राज्य कौन सा है? विच इज द लिस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। 2011 की जनगणना जो है वो इसकी स्लोगन क्या थी? तो आवर सेंसस, हमारी जनगणना, आवर सेंसस आवर फ्यूचर, आवर फ्यूचर, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ये 15वीं जनगणना थी। टोटल कितनी? 15वीं जनगणना थी। आपको पता है कि लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 में पहली बार जनगणना हुआ, फिर 1881 में लॉर्ड रिपन ने क्या किया, इसको नियमित कर दिया था, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं अर्बनाइज्ड यानी कि नगरीकृत राज्य जो है न्यूनतम कौन सा है? तो सबसे पहले आप देखिए मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश का जो नगरीय जो नगरीय जो जनसंख्या है, कितना, मतलब उसका कितना भाग नगरीकृत है, ये पूछा जा रहा है, जनसंख्या नहीं। तो ये जो है 10.89, कितना? 10.89% जो कि पूरा क्षेत्र है उसका वो नगरीकृत है। बिहार का अगर देखें तो 11.3% जो है वो नगरीकृत है। उसी तरह से आसाम का देखें तो अप्रोक्स में 14.1% के अप्रोक्स क्या है, तो नगरीकृत है। और सबसे अधिक हम बात करेंगे तो कहाँ का है? सबसे अधिक जो है वो है गोवा का। कितना? तो लगभग 62% यहाँ का जो क्षेत्र है वो क्या है, तो नगरीकृत है, 62%, जो कि सबसे अधिक है। अगर बात करें कि टोटल जो जनसंख्या है उसका जो कितना, जो टोटल जनसंख्या का जो भाग है वो कि नगरों में निवास करता है, तो आप क्या बोलेंगे? नगर में निवास करने वालों की जनसंख्या जो है वो 31.16% है। अच्छा, 31 लिखना है ना, मैंने 13 लिख दिया, कोई बात नहीं भाई, आप समझदार हैं। उसी तरह से अगर हम बात करें ग्रामीण जनसंख्या कितना है, तो आप बोलोगे 62.8%। ये क्या बोला मैंने? ये मैंने बोला ग्रामीण जनसंख्या, ग्रामीण जनसंख्या। और ये कौन सा है?
नगरीकृत जनसंख्या, शहरी आप लिख लो, ठीक है, शहरी जनसंख्या, ठीक है, शहरी जनसंख्या जो है वो 21.16% था। कब? तो 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग। और ग्रामीण जो जनसंख्या है वो है 62.8%। आगे चलेंगे मित्रों, हम लोग जनसंख्या के बारे में एक एक करके सारी चीजें क्लियर करते जा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल का भाग नहीं होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट? क्या होगा? तो देखिए, सबसे पहले तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो होता है कैसे? तो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा जो है वो राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो ये आप ध्यान रखना, बहुत बार पूछ लिया जाता है। इसमें जो है राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो हैं वो शामिल होते हैं। राज्यसभा के मनोनीत सदस्य, अच्छा मनोनीत है ये, निर्वाचित नहीं है। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य ये तो होंगे ही, और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य ये होंगे, जबकि ये नहीं होगा, क्योंकि ये जो राज्यसभा में जो 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है वो वोटिंग नहीं कर सकते, क्योंकि उसे कौन नामित किया है भाई? उसे कौन मनोनीत किया है? तो राष्ट्रपति। तो वो तो भाई राष्ट्रपति हो सकता है कि वो जिसने उसको मनोनीत किया उसके हित में वो वोटिंग कर सकता है ना। तो इसलिए क्या है कि ये जो है वो भाग नहीं ले सकते हैं। हम देख लेते हैं राष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद को। तो भारत का राष्ट्रपति देखेंगे, अनुच्छेद 52 क्या कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो कि कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होगा। अनुच्छेद 54 जो है राष्ट्रपति का निर्वाचन से संबंधित प्रावधान करता है। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति का पदावधि की बात करता है, और अनुच्छेद 60 जो है राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण की बात करता है। अनुच्छेद 61 में बताया गया है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। क्या लगाया जा सकता है? महाभियोग। अनुच्छेद 72 बताता है कि राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, वो चाहे तो किसी की सजा जो है कम कर सकता है या फिर पूरी सजा समाप्त कर सकता है। मृत्यु दंड को भी वो क्या कर सकता है? माफ कर सकता है, ठीक है। लेकिन राज्यपाल के पास मृत्यु दंड क्षमा करने की शक्ति नहीं होती, राष्ट्रपति के पास होती है। अनुच्छेद 85 क्या बोलता है कि लोकसभा का सत्र या फिर सत्रावसान या फिर विघटन कर सकता है कौन? तो राष्ट्रपति कर सकता है। अनुच्छेद 123 बताता है अध्यादेश जारी कर सकता है कौन? राष्ट्रपति। 143 मैंने बता दिया कि सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति क्या ले सकता है? तो सलाह ले सकता है, मैंने बताया वहां पे सलाहकारी जो, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला सुल्तान कौन था? हु वाज द फर्स्ट सुल्तान टू इम्पोज जजिया टैक्स ऑन ब्राह्मीण? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। दोस्तों ये जजिया वाला जो खेल है ना वो काफी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं, तो आज हम इसको पूरा तरह से क्लियर ही कर लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से आए और कौन कौन। सबसे पहले हम बात करेंगे बिन कासिम, है ना, मोहम्मद बिन कासिम। देखिए मैं यहाँ पे लिखता जाऊंगा, मोहम्मद बिन कासिम। सबसे पहले तो जजिया की शुरुआत जो है वो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा ही की जाती है, लेकिन ये जो व्यक्ति था वो सबके ऊपर लगा दिया था जजिया का। किसके ऊपर? सबके ऊपर लगाया था। जो लोग अच्छे कमाने दमाने वाले हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति व्यापारी है, उसका कमाई अच्छा है, इनकम अच्छा है, तो वो क्या करेगा? जजिया देगा। लेकिन उसके बाद आता है कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद कौन आता है? कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना, जो कि दिल्ली सल्तनत का क्या था? संस्थापक, कुतुबुद्दीन ऐबक। ये क्या करता है कि ये जो जजिया जो आया, इस जजिया को इसने जो है वो धार्मिक बना दिया और गैर मुसलमानों पे ये लगाना शुरू कर दिया। किन पे? गैर मुस्लिमों पे लगाना शुरू कर दिया। गैर मुस्लिमों पे मतलब हिंदू, मुस्लिम, हिंदू, सिख, मतलब जो मुस्लिम नहीं है वो क्या करेंगे कि ये जो जजिया है ये अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए देंगे। किसके लिए? तो इस्लाम धर्म के धर्म प्रचार के लिए, ठीक है। तो ये तो बहुत ही गलत किया था। उसके बाद कौन आते हैं? तो फिरोज शाह तुगलक, है ना, तुगलक वंश से कौन आएंगे? एक सेकेंड, हाँ, फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, इसको आप पूरा कर लो, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक क्या है? तो इसने क्या किया कि इन्होंने ब्राह्मणों पे लगा दिया। क्या किया? ब्राह्मणों पे ये लगा दिया जजिया को। पहले ब्राह्मण पे ये टैक्स नहीं लगता था, गैर मुस्लिमों पे लगाया गया जरूर कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, लेकिन ये ब्राह्मणों को इसमें छूट दी गई थी। लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया कि ये ब्राह्मणों पे भी इसको थोप दिया। जब फिर उसके बाद मुगल वंश आता है और अकबर का शासन आता है, तो अकबर क्या बोलता है कि नहीं भाई ये तो गलत चीज है, तो ये इसको क्या करता है? समाप्त कर देता है। ये बोलता है कि नहीं ये समाप्त करो, ये अच्छा चीज नहीं है। लेकिन उसके बाद आ जाता है औरंग, कौन आता है? औरंगजेब,
औरंगजेब क्या करता है कि इसको दोबारा शुरू कर देता है। औरंगजेब जो है वो जजिया कर को दोबारा शुरू कर देता है। ठीक है जी। औरंगजेब क्या करता है, अकबर समाप्त करता है, लेकिन फिर उसके बाद तो औरंगजेब आता है ना, उसकी मृत्यु जिसकी 1707 में होती है और 1658 में वो शासक बना था। तो वो जजिया को दोबारा लेके आ जाता है, और जजिया को दोबारा लेके आने के बाद औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो एक और शासक आता है जहांदार शाह। कौन? जहांदार शाह, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसकी को बोला जाता है लंपट मूर्ख। क्या बोला जाता है? लंपट मूर्ख। लंपट मूर्ख बोला जाता है इसको। और ये क्या करता है कि अंतिम रूप से जजिया को समाप्त करता है। तो यहां से भी क्वेश्चन बन जाता है कि अंतिम रूप से ये जजिया कर किसने समाप्त किया, तो आप बोलेंगे कि जहांदार शाह। और जहांदार शाह को क्या हम बोलते हैं, तो इसको लंपट मूर्ख भी बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आपसे क्वेश्चन पूछा ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया, तो आप बोलेंगे ब्राह्मणों पर किसने लगाया? फिरोज शाह तुगलक। कहां गया? ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला, अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली? दोडा बेटा, अनाईमुड़ी, गुरु शिखर या फिर धूपगढ़ी? इसका जो राइट आंसर है वो क्या होना चाहिए, तो आप बोलेंगे अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है, अरावली जो कि क्या है, राजस्थान में है, राजस्थान के क्षेत्र में पड़ता है। और उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो गुरु शिखर है। कौन सा? गुरु शिखर। ये प्राचीनतम पर्वतों में आता है। दोडा बेटा जो है वो किसका, तो आप बोलेंगे कि ये नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। किसकी? नीलगिरी। ठीक है जी। अनाईमुड़ी जो है अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी है। किसकी? अन्नामलाई। अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी है। अगर हम बात करें धूपगढ़ी, तो ये मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। किसकी? मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। और ये जो मध्य प्रदेश में जो पंचमढ़ी है वहां पे अवस्थित है। लेकिन आप बोल सकते हो कि जो महादेव की जो पहाड़ियां हैं, ये भी तो मध्य प्रदेश में है। महादेव की पहाड़ियां, महादेव की जो पहाड़ियां हैं उसकी जो सबसे ऊंची चोटी की अगर बात किया जाए, तो सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ी ही है। कहाँ? महादेव की पहाड़ियां। और ये कहाँ पे है, तो आप बोलेंगे पंचमढ़ी। कहाँ पे? पंचमढ़ी। ठीक है, पंचमढ़ी में अवस्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं मित्रों, अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये बताइए, किस मुगल बादशाह को सुंदर युवतियों के प्रति रुझान के कारण रंगीला बादशाह कहा जाता था? विच मुगल इंपेरर वाज कॉल्ड रंगीला बादशाह बिकॉज ऑफ हिज इंक्लिनेशन टुवर्ड्स ब्यूटीफुल गर्ल्स? मोहम्मद शाह, जहांदार शाह, अहमद शाह या फिर फर्रुखसियर? दोस्तों अब देखो कि क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाते हैं, है ना। चलिए, तो रंगीला बादशाह किसको कहते हैं, तो बोला जाता है मोहम्मद शाह को। किसको? मोहम्मद शाह। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। और जहांदार शाह को हमने अभी बताया, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है लंपट मूर्ख। इसको क्या कहा जाता है? लंपट मूर्ख। उसी तरह से देखें तो फर्रुखसियर को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है घृणित कायर। क्या कहा जाता है? घृणित कायर। ठीक है जी। तो ये आप ध्यान रखना, घृणित कायर फर्रुखसियर को कहा जाता है, लंपट मूर्ख जहांदार शाह को कहा जाता है, रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह को कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे पढ़ेंगे। आपको डिस्क्रिप्शंस मिलेंगे, आ गए हैं अब डिस्क्रिप्शन वाले क्वेश्चन। 130 नंबर, ये क्या बोलता है? पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करने वाली ओजोन परत वायुमंडल के किस स्तर में पाई जाती है? इन विच लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर इज द ओजोन लेयर दैट एब्जॉर्ब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फाउंड? तो आप बोलेंगे पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करने वाला ओजोन परत कहां पे पाया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो तो समताप मंडल है। लेकिन ये बार बार पूछा जाता है, तो इसलिए आज हम क्या करेंगे कि इसके बारे में बहुत ही अच्छे से हम लोग जानेंगे। तो जो हम देखिए, हम नीचे से शुरुआत करते हैं, है ना। मान के चलो कि ये हमारा क्या है, द अर्थ। क्या है? अर्थ है। तो यहाँ पे होगा सबसे पहले तो क्षोभ मंडल। क्या होगा? क्षोभ मंडल। और क्षोभ मंडल को हम क्या बोलते हैं, तो आप बोलेंगे क्षोभ मंडल को हम इंग्लिश में बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फेयर। इसको लिख दूं, चलो, ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर यहाँ पे क्या होती है, तो मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। कहाँ पे लिखूं भाई, एक पेज ले लेना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे जो, अच्छा एक चीज करते हैं कि बहुत सारी चीजें मैं लिखता नहीं हूं, मैं आपको बोलता चलूंगा। पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से होते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने देखा क्षोभ मंडल होते हैं। क्षोभ मंडल के बाद होंगे समताप मंडल। क्षोभ मंडल के बाद कौन सा होगा? समताप मंडल। कौन सा? समताप मंडल। और समताप मंडल के बाद कौन सा होगा, तो आप बोलेंगे समताप मंडल के बाद होगा मध्य मंडल। कौन सा? मध्य मंडल। मध्य मंडल।
और मध्य मंडल के बाद कौन सा होगा, तो आप बोलेंगे ताप मंडल। कौन सा, ताप मंडल। मैं एक एक चीज आपको अभी क्लियर कर रहा हूं। और ताप मंडल के बाद कौन सा होगा, तो आप बोलेंगे बहिर्मंडल, बहिर्मंडल। ठीक है, इंग्लिश भी लिख देते हैं सबका। तो इसको बोलते हैं एक्सोस्फेयर। क्या बोलेंगे, एक्सोस्फेयर। उसी तरह से तापमंडल को क्या बोलेंगे हम, ताप तो थर्मो से होगा ना, थर्मोस्फेयर। क्या होगा, थर्मोस्फेयर। मध्य मंडल को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, तो मध्य मंडल को बोलते हैं मीजोस्फेयर। क्या बोलते हैं, मीजोस्फेयर, मीजोस्फेयर। उसी तरह से समताप मंडल को हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, ये ऊंचाई के अकॉर्डिंग होते हैं। अब देखिए, क्षोभ मंडल की जो है पृथ्वी से जब आप 13 किलोमीटर तक जाते हैं, कहां तक, 13 किलोमीटर तक, तब ये कौन सा मंडल में है आप, क्षोभ मंडल में। लेकिन जैसे ही आप 13 किलोमीटर से ऊपर बढ़ते हैं तो फिर आ जाता है समताप मंडल, जो कि 13 से लेकर के कहां तक, 50 किलोमीटर तक ये चलता है। कौन, तो समताप मंडल। और समताप मंडल के बाद आ जाता है वो कौन, मध्य मंडल। मध्य मंडल जो कि 50 के जब आप ऊपर जाते हैं तो मध्य मंडल आएगा। और ये 50 से लेकर के 85 किलोमीटर के बीच के एरिया को हम क्या बोलते हैं, तो मध्य मंडल बोलते हैं। और हम 85 से जब ऊपर जाते हैं तो ताप मंडल आ जाता है। 85 से 600 किलोमीटर के जो एरिया होता है उसके ऊपर वाला, 85 से 600 किलोमीटर तक के जो भाग है उसको हम क्या बोलेंगे, ताप मंडल। और बहिर्मंडल हम बोलेंगे 600 किलोमीटर से जो ऊपर होता है ना, 600 किलोमीटर से ऊपर वाले जो भाग, जहां पे क्या होता है कि पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है वो क्षीण होने लग जाता है, खत्म होने लग जाता है ना। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से हम क्या करते हैं, तो हम बाहर निकल आते हैं। ये ऐसे बना देता हूं ताकि आपको सारा पता चल पाए, अलग अलग। ये तो हाँ ठीक है, ये भी ठीक है, अलग अलग हो गया। ये यहाँ पे हमारा क्या है, तो हमारा अर्थ है, अर्थ। ठीक है, द अर्थ। तो ये अर्थ है, उसके ऊपर हम बढ़ेंगे तो 13 किलोमीटर तक क्षोभ मंडल, और 13 से 50 किलोमीटर तक के जो भाग है उसको समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर। और 50 से 85 किलोमीटर तक के भाग को मध्य मंडल यानी कि मीजोस्फेयर। और 85 से 600 किलोमीटर तक के भाग को हम ताप मंडल यानी कि थर्मोस्फेयर बोलेंगे। 600 किलोमीटर से ऊपर वाले भाग को बहिर्मंडल या फिर एक्सोस्फेयर बोलते हैं। और यहाँ पे क्या होता है ना कि ये बहिर्मंडल में पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है वो काम नहीं करने लगता, हम इससे बाहर निकल आते हैं और हम कहाँ प्रवेश करने लग जाते हैं, अंतरिक्ष में प्रवेश करने लग जाते हैं। अब एक एक की हम विशेषता समझाते हैं आपको, है ना। थोड़ा सा हम पेन को चेंज कर लेते हैं, और पेन को चेंज करने के बाद हम कुछ कुछ चीजें यहाँ पे लिख देते हैं, व्हाइट से लिखते हैं, है ना। चलिए ठीक है, व्हाइट से लिखते हैं। तो जो क्षोभ मंडल है वहां पे क्या होता है, तो क्षोभ मंडल में जो मौसम संबंधी जो घटनाएं हैं वो होंगी, क्या होंगी, तो यहाँ पे मौसम संबंधी घटनाएं होंगी, जैसे कि बारिश होना, है ना, बारिश होना या फिर बर्फबारी होना इत्यादि। तो मौसम संबंधी घटनाएं होंगी। और यहाँ पे क्या होगा कि जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ेंगे तो तापमान क्या होगा, घटेगा। जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ेंगे तो तापमान घटेगा, तापमान क्या होगा, ऊपर जाने पे घटेगा। ठीक है, घटेगा, आप लिख लेना, ऊपर जाने पे घटेगा। ठीक है, आप ऊपर जाओगे तो घटेगा। और समताप मंडल में क्या होता है, तो समताप मंडल में दोस्तों सबसे पहले तो आप ये देखो कि यहाँ पे तापमान जो है बढ़ती है, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे ना तो यहाँ पे जो तापमान है वो बढ़ने लग जाता है। तापमान यहाँ पे ऊंचाई के साथ क्या होगा, तो बढ़ेगा, ऊंचाई के साथ यहाँ पे तापमान क्या होगा, बढ़ेगा। और इसी में जो है ओजोन मंडल भी पाया जाता है। जो ओजोन मंडल है, ओजोन परत, सॉरी, ओजोन जो परत है वो कहाँ पे पाया जाता है, तो ये पाया जाता है समताप मंडल में। ठीक है, यहीं पे आपको हवाई जहाज भी उड़ते हैं, जो आप हवाई जहाज उड़ते देखते हो वो वहीं पे उड़ते हैं, कहाँ पे, समताप मंडल में हवाई जहाज उड़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं मध्य मंडल की। तो मध्य मंडल की विशेषता ये है कि पृथ्वी के वायुमंडल की ये सबसे ठंडी परत है। कहाँ, सबसे ठंडी परत है। यहाँ पे लिख दूं, चलिए ऐसे लिख देते हैं, सबसे ये ठंडी परत है। क्या है, सबसे ठंडी परत है। और यहाँ पे क्या होती है कि उल्काएं जो गिरती हैं आसमान से, तो उल्काएं यहाँ पे क्या हो जाती है, तो उल्का जो है वो यहाँ पे जल जाती है। ठीक है, कहाँ पे, तो मध्य मंडल में। तापमंडल की अगर बात करें दोस्तों, तो तापमंडल में जो है वो जो तापमान है वो ऊंचाई के साथ क्या होता है, तो बढ़ता है। यहाँ पे भी क्या होता है, तापमान जो है वो ऊंचाई के साथ बढ़ता है। और तापमंडल में ही एक और चीज पाया जाता है, क्या, तो आयन, आयन मंडल। कौन सा, आयन मंडल, यहाँ पे लिख लो। ये जो तापमंडल है इसको आप कभी कभी आयन मंडल भी बोल दिया जाता है। ठीक है, और आयन मंडल में क्या होता है ना कि यहाँ पे जो रेडियो संचार होता है वो यहीं पे होता है, आयन मंडल में।
अगर आपके पास ऑप्शन तापमंडल है तो तापमंडल लगा दो, अगर ऑप्शन में आयन मंडल है तो आयन मंडल लगा दो। और बाकी बहिर्मंडल के बारे में मैंने बता दिया कि हम पृथ्वी कक्ष से क्या हो जाते हैं, गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलना शुरू कर देते हैं और अंतरिक्ष में हम क्या हो जाते हैं, प्रवेश करना शुरू कर देते हैं। कहां पे? अंतरिक्ष में, स्पेस में। ठीक है, तो सारी चीजें क्लियर हो गई। तो इसका राइट आंसर आपने देख लिया, समताप मंडल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करने वाली ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, तो मैंने बताया ओजोन परत कहाँ, समताप मंडल में। ठीक है, एक एक चीजें क्लियर हैं। आगे चलिए, इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए किसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? हु वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन? जेम्स चैडविक, रॉबर्ट हुक, जे थॉमसन या फिर अर्नेस्ट रदरफोर्ड? हाँ ठीक है, तो एक चीज आप याद रखना, इसको हम कैसे याद करते हैं, यहाँ पे मैं पेन ले लेता हूं पहले। एक चीज याद रखिए, ईट पर नाच। ठीक है जी, ई से हो गया इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, टी से हो गया थॉमसन, क्या हो गया? थॉमसन। ठीक है, थॉमसन। तो आपसे क्या पूछा गया? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो थॉमसन। तो इसका तो राइट आंसर ये हो गया। पास से हो गया प्रोटॉन, क्या हो गया? प्रोटॉन। इसके खोजकर्ता कौन होंगे? तो रदरफोर्ड, रदरफोर्ड। कभी कभी ये गोल्ड स्टीन भी दे देता है ना, गोल्ड स्टीन भी देता है, लूसेंट में आप देखोगे तो गोल्ड स्टीन आपको मिलेगा, लेकिन नेट वगैरह पे चेक करने के बाद ये पता चलता है कि रदरफोर्ड सही है। ठीक है, ये ई से इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, ऐसे आप याद कर लेना इसको। और देखो, ना से क्या होगा? तो न्यूट्रॉन, क्या होगा? न्यूट्रॉन, है ना। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो आप बोलेंगे चैडविक, चैडविक। ईंट पर नाच। ठीक है, ऐसे आप ध्यान से रख सकते हैं, है ना। ई से इलेक्ट्रॉन, है ना, पा से प्रोटॉन और फिर न्यूट्रॉन, इनके खोजकर्ता कौन है, ये इसका ट्रिक से ध्यान रख सकते हो। आगे चलेंगे, थॉमसन इसका राइट आंसर है। ये बताइए, सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में मौलिक अधिकार के संबंध में मूलभूत ढांचे का प्रावधान दिया? इन विच केस डिड द सुप्रीम कोर्ट प्रोवाइड द बेसिक स्ट्रक्चर रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट्स? शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ। सबसे पहले तो शंकरी प्रसाद की हम बात कर लेते हैं। तो ये जो है 1951 में है। कब? 1951 में आता है। सज्जन सिंह बनाम राजस्थान, ये सज्जन सिंह वाला जो केस है ना, ये आता है 1965 में। कब आता है? 1965 में। उसके बाद आएंगे गोलकनाथ बनाम पंजाब राज, ये आता है 1967 में। और एक और है केशवानंद भारती केस, तो ये आता है 1973 में। सबसे इंपॉर्टेंट केस है ये। ठीक है, सबसे बड़ी बेंच बनी थी इसके लिए। ठीक है, 13 जजों वाली। देखिए, ये यहाँ पे बात ये हो रहा है कि मौलिक अधिकार के संबंध में मूलभूत ढांचे का प्रावधान आपसे दिया गया ना, ये पूछ रहा है ना कि क्या जो क्या संशोधनीय है, तो यहाँ पे शंकरी प्रसाद में बता दिया गया कि ये संशोधनीय है। ठीक है, क्या है? संशोधनीय। आप संशोधन कर सकते हो, लेकिन संशोधन करने के लिए आपको साधारण बहुमत नहीं चाहिए, मतलब कि साधारण बहुमत से आप संशोधन नहीं कर सकते। तो कैसे करेंगे भाई, कैसे करेंगे? तो फिर आते हैं सज्जन सिंह, ये बोल दिए कि साधारण बहुमत से आप नहीं कर सकते, आपको उसके लिए क्या चाहिए? आपको विशेष बहुमत चाहिए। तो यहां तक तो ठीक था, लेकिन सज्जन सिंह बनाम जो राजस्थान वाला जो केस आया, इसमें इसी केस को क्या किया गया, ये जो फैसला था इसी को सही बताया गया। ठीक है, यही फैसला बरकरार रखा गया। जबकि गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में कहा गया कि ये संशोधनीय नहीं है। क्या? आप इसमें संशोधन नहीं कर सकते, ये संशोधनीय क्या है? ये नहीं है। ठीक है जी, संशोधनीय नहीं। और फिर देखेंगे कि केशवानंद भारती जो केस आता है वो आता है 1973 में, और यहाँ पे बोला जाता है कि संशोधनीय है। फिर से ये क्या बताते हैं कि आप संशोधन कर सकते हो, लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखना होगा कि जो मौलिक अधिकार का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, क्या? जो बेसिक स्ट्रक्चर है, मतलब कि जो मूलभूत ढांचा है ना, मतलब जो उसका जो, एक सेकेंड, मेरा जो मकसद है, इसका जो मूल मंत्र है ना, हमने क्यों रखा है, जो मौलिक अधिकार है क्यों रखा है, उसके जो मूलभूत ढांचे हैं वो क्या होना चाहिए, इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, तब आप संशोधन कर सकते हो। मतलब ऐसा ना हो कि आप संशोधन कर दो और उससे किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार ही छीन जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो मौलिक अधिकार का जो मूलभूत ढांचा है ये क्या होना चाहिए, तो प्रभावित नहीं होना चाहिए। तो मूलभूत ढांचे का प्रावधान दिया कौन में, तो केशवानंद भारती केस इसका राइट आंसर होगा। लेकिन मूल ढांचा क्या है
तो इसके बारे में अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने कोई टिप्पणी नहीं की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मित्रों। केस जरूर आप याद रखना। खीरे में कड़वाहट किस पिगमेंट के कारण होता है? विच पिगमेंट कॉजेज बिटरनेस इन कुकुम्बर। दोस्तों, खीरे में जो कड़वाहट है उसमें पिगमेंट होता है कौन? कुकुरबिटेसिन। क्या होता है? कुकुरबिटेसिन। हम सबके बारे में एक बार देख लेते हैं क्योंकि यहां से भी प्रश्न बन जाते हैं। तो आप देखिए, गाजर में नारंगी रंग जो होता है वो कैरोटीन के कारण होता है। कैरोटीन नामक पिगमेंट इसमें पाए जाते हैं। किसमें? गाजर में। पपीता में पीला रंग होता है जेप्थोफिल के कारण। किसके? जेप्थोफिल। दूध का पीलापन होता है कैरोटीन के कारण। सेब का लाल रंग होता है एंथोसामिन, एंथोसामिन के कारण। आलू का हरा रंग हो जाता है किसके कारण? सेलानिन। टमाटर में लाल रंग होते हैं लाइकोपीन के कारण। ये बहुत बार पूछा गया है ना। आंवले में कसैलापन होता है टैनिन के कारण। मिर्च में तीखापन होता है कैप्सेसिन के कारण। ठीक है। खीरे में कड़वाहट, यही तो मैंने प्रश्न पूछा, कुकुरबिटेसिन। प्याज में लाल रंग होता है एंथोसाइनिन के कारण। उसी तरह से मिर्च का तीखापन कैप्सेसिन। तो ये तो 2 बार हो गया ना मिर्च का तीखापन। एक बार और मैंने कहीं देखा। अच्छा, ये 8 नंबर और 11 नंबर 2 बार हो गया। दरअसल ये 10 ही है। ठीक है, इसको भी आप नोट डाउन कर लेंगे। आगे चलिए। सीएनजी का घटक कौन है? व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ सीएनजी? अच्छा, सीएनजी का मतलब क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये है सीएनजी का फुल फॉर्म। तो इसमें कौन कौन से गैस मिले होते हैं? तो आप बोलेंगे मीथेन और इथेन। मीथेन और इथेन का मिश्रण होता है कौन? तो सीएनजी। देखिए दोस्तों, हम कुछ यहाँ पे लिख दिए हैं ईंधन वाले जो गैस हैं, वो साथ ही उसके घटक कौन कौन से हैं। तो जैसे कि सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, मीथेन और इथेन का मिश्रण होता है। उसी तरह से लिक्विड पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी, ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। बायोगैस में मीथेन पाया जाता है। ठीक है। प्राकृतिक गैस जो है उसमें मीथेन होता है अल्प मात्रा में, ईंधन और प्रोपेन। ठीक है जी, अल्प मात्रा में। और क्या होता है? इथेन और प्रोपेन। अल्प मात्रा में इथेन और प्रोपेन। ये देखिए, कोल गैस में क्या होता है? तो हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड। वाटर गैस में क्या पाया जाता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखना है। जितने भी ईंधन गैस हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। आगे चलते हैं। ये बताइए 135 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा देश एक लैंडलॉक देश है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज अ लैंडलॉक कंट्री? इजराइल, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार। अच्छा, ये लैंडलॉक क्या होता है? लैंडलॉक का मतलब हुआ कि मान के चलो कि यहाँ पे एक कोई देश है। ठीक है। अब इसके चारों ओर जो भी देश हैं, ठीक है, वो क्या है? ऐसे देखिए, चारों ओर ऐसे देश बने हुए हैं। ठीक है। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे भी देश है, इधर भी देश है, इधर भी देश, इधर, मतलब इसका कोई भी जो बाउंड्री है वो जल के साथ नहीं मिल रहा है ना। जल के साथ सीमा कोई भी बाउंड्री नहीं लगा रहा, तो ये लैंडलॉक होगा। लेकिन कुछ कुछ डबल लैंडलॉक भी होते हैं। मान के चलिए एक ऐसा देश है यहाँ पे, और उसके बाद जो है एक और ऐसा कंट्री है। ठीक है, इसके चारों ओर ऐसे छोटे छोटे ऐसे कंट्री घिरे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद फिर से एक एक कंट्री और है। ठीक है, तो ऐसा क्या होगा ना कि ये दो दो देश से लैंडलॉक से घिरे होंगे। यहाँ पे लैंडलॉक, अब देखो कि इसके बाद भी दो दो देश है लैंडलॉक, सॉरी दो दो देश है, उसके बाद यहाँ पे कहीं जाकर के पानी का चीज आपको देखने को मिलता है ना, मतलब कि समुद्र वगैरह, समुद्र जो कि फिर ओशियंस होते हैं, सी होते हैं, वो मिलता है। तो ये डबल लैंडलॉक होते हैं। और डबल लैंडलॉक जो कंट्री है वो 2 देश हैं। एक देश आप याद रख लो कि उज्बेकिस्तान है। वो कौन सा? उज्बेकिस्तान। तो पहले हम इसका देखते हैं लैंडलॉक कौन सा है ये। तो अफगानिस्तान ही इसमें लैंडलॉक है। इजराइल के बगल में आप देखेंगे गाजा पट्टी वाला जो इलाका है वहां पे आपको दिखेगा, वहां पे समुद्र। बांग्लादेश के पास आपको बे ऑफ बंगाल दिखेगा, म्यांमार के पास भी बे ऑफ बंगाल दिखेगा, लेकिन अफगानिस्तान के पास कोई भी समुद्र वगैरह आपको नहीं दिखेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं अफगानिस्तान। देखिए, यहाँ पे तजाकिस्तान है इसके बगल में, है ना, जिसकी राजधानी दुशानबे है। फिर तुर्कमेनिस्तान है, अशगाबाद इसकी राजधानी है। उसी तरह से इसके बगल में फिर ईरान आ जाता है, ईरान की राजधानी तेहरान है। उसी तरह से आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे फिर पाकिस्तान है ये, और पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? इस्लामाबाद। ठीक है। अब यहाँ पे देखें, अच्छा ये तो पाकिस्तान का यहाँ तक चला गया ना, हालांकि ये तो भारत वाला ही ऐसा पार्ट है भाई जो कि वो ऑक्यूपाई किया हुआ है ना। हमें तो यहाँ पे ये वाला दिखाना चाहिए था पार्ट। ये ये जो है ना, ये नक्शा ही गलत यहाँ पे बनाया हुआ है। हमें हमारा पार्ट तो भाई यहाँ तक है ना, हमारा पार्ट तो यहाँ तक है। ये वाला भी जो पार्ट है वो हमारे भारत का पार्ट है ना। जो कि क्या किया है, पाकिस्तान ने इसको हथिया के रखा है, पीओके जिसको हम आज बोला करते हैं, है ना, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो ये तो हमारा पार्ट है, इसको क्यों अलग दिखा रहा है भाई यहाँ पे? ठीक है, वो तो ऐसा नहीं करना चाहिए।
तो ये देखिए अफगानिस्तान एक लैंडलॉक कंट्री है। अगर बात किया जाए कि सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री कौन है, सबसे बड़ा जो भू आवेष्टित देश है वो कौन है, सबसे बड़ा मैंने पूछा भू आवेष्टित देश, तो वो कौन सा है दोस्तों, तो आप बोलेंगे कजाकिस्तान। कौन सा, कजाकिस्तान। और उज्बेकिस्तान के बारे में बताया कि वो डबल लैंडलॉक कंट्री है। अगर बात किया जाए कितने देश ऐसे हैं जो कि लैंडलॉक हैं, तो आप बोलेंगे 44। 44 देश जो है वो भू आवेष्टित देश हैं टोटल विश्व में। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे कंसेप्ट आपको आज क्लियर हुआ होगा और हम उम्मीद करते हैं कि आपका ये सेशन बहुत ही शानदार रहा होगा आज का। अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो एक प्यारा सा जरूर आप कमेंट करना, ठीक है, ताकि मुझे भी लगे कि नहीं आप पूरा वीडियो देख रहे हो, क्योंकि यहाँ पे तो सारी चीजें पता चल जाती है ना, कि अगर 10 व्यक्तियों ने देखा तो पता चल रहा है कि उसका एवरेज 2 मिनट का आ रहा है वीडियो का, तो फिर इसी से पता चल जाता है कि कितने लोग देख पा रहे हैं पूरा या फिर नहीं देख रहे हैं। ठीक है, जब तक आप देखोगे नहीं तब तक आप वीडियो का जो कंटेंट है इसके अंदर जो भी मैं बोलता हूँ या फिर बताता हूँ, तो वो जो चीज है ना वो आपको मूल्यवान नहीं लगेगी। जब इसको आप अच्छे से सुनोगे देखोगे तब आपको इसका वैल्यू समझ में आएगा, और जब वो एग्जाम में जब प्रश्न एज इट इज आते हैं ना, यहाँ से जब प्रश्न आएंगे तब आपको लगेगा कि नहीं, यहाँ पे जो भी मैंने पढ़ाया वो काफी आपके लिए वैल्यूएबल था। ठीक है, तो इसको आप पूरा देखा करें। अगर ये सेशन पसंद आता है तो आपका अगर कोई भी और सजेशन भी है तो आप कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा, और इसको लाइक जरूर करना है और इस वीडियो को शेयर भी करना है अपने मित्रों के पास, दोस्तों के पास, जो भी पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं। जो नहीं पढ़ने वाले उसके बाद प्लीज शेयर मत किया कीजिए, जो पढ़ने वाले हैं वहीं पे शेयर कीजिए। अगर ये चैनल पसंद आता है, आपको लगता है कि आगे आपको वीडियो और भी अच्छे अच्छे मिल सकते हैं, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वैसे मैं बताऊं कि सब्सक्राइब करने में कोई पैसे नहीं लगते, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर 10-15 वीडियो अगर मैं अपलोड करता हूं तो वहां पे 1-2 वीडियो आपके काम के जरूर मिलेंगे। ठीक है, हालांकि यहाँ पे अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हर वीडियो आपके उपयोग की ही है। ठीक है, कोई भी मैं यहाँ पे आलतू फालतू का कंटेंट नहीं डालता हूँ, आप मेरे चैनल पे जाके देख लो, एक भी फालतू का कंटेंट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, जय हिंद दोस्तों।